दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो थोड़ा सा लेट आई मेरी, चूँकि इधर थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। इस बीच में एक घटना हुई उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले में, जो पूरी इंसानियत को शर्मसार कर देती है। सबसे पहले वो जिन दरिंदों ने ऐसी हरकत करी, और दूसरे नंबर पर वो जो उन दरिंदों के साथ में खड़े हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो सरकार के कुछ मंत्री या नेतागण हों। जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है कि वह निर्दोष हैं, तब तक उनके पक्ष में कहना कितना सही है कितना गलत है, मैं इस पर नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ। तब कोर्ट अपना फैसला इस पर न सुना दे, तब तक उस पर कुछ भी बोलना, वो निर्दोष हैं या दोष हैं, वो बोलना किसी के लिए भी गलत होगा। दोस्तों, ये घटना 14 सितंबर की है। 14 सितंबर को एक गुड़िया अपने माँ के साथ खेत पर अपने जानवरों के लिए चारा लेने जाती है, और वहाँ से उसका अपहरण हो जाता है, या यूँ कहें वो किडनैप हो जाती है, गायब हो जाती है। गुड़िया शाम को खून से लथपथ अवस्था में, नग्न अवस्था में मिलती है। घर वालों ने उसको पुलिस की जानकारी देते हैं। उसके बाद उसको जो है ज़िले के एक अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। वहाँ पर फ़ायदा न होने पर उसको अलीगढ़ के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। फिर वहाँ पर भी उसको फ़ायदा न होने पर उसको दिल्ली रेफ़र कर दिया जाता है। दिल्ली में एम्स में सीट नहीं है ऐसा कह करके वहाँ पर भी उसको एडमिट नहीं किया जाता है, और उसको दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है। दिल्ली में सफदरगंज हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद गुड़िया 22 तारीख को स्वयं ये कबूलनामा करती है पुलिस के सामने कि हमारे साथ गलत कार्य हुआ है। 4 लोगों का, 4 आरोपियों का नाम भी बताती है, जो उसी गांव के रहने वाले भी हैं। 14 तारीख को घटना होती है और 20 तारीख को एफआईआर लिखी जाती है, और एफआईआर में भी धाराएँ किस्तों में लगाई जाती हैं। दोस्तों, उसमें जब 20 तारीख की एफआईआर हुई थी तो उसमें भी कोई संगीन धाराएँ नहीं लगाई गई थी। जब पीड़िता ने स्वयं बयान दिया, उसके बाद धाराएं किस्तों में लगाई गईं और उनको गिरफ्तार किया गया। और सबसे पहले तो ये, जब 14 तारीख को पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया तो 14 को ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था, तो पुलिस ने एफआईआर करके उन दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? सबसे पहला सवाल। और दूसरे नंबर पर जब पीड़िता को इतनी भयानक चोटें थी, उसका गला टूटा हुआ था, जबान कटी थी, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, तो उसको अच्छे हॉस्पिटल में क्यों एडमिट नहीं कराया गया? एम्स में एडमिट क्यों नहीं कराया गया? पीड़िता 22 तारीख को जब स्वयं बयान देती है पुलिस को कि हमारे साथ गलत हुआ है, तब जाके उस पर धाराएं बढ़ाई जाती हैं और उनको अरेस्ट किया जाता है। तो ये एक पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा करता है। उसके बाद दोस्तों, पीड़िता की 29 तारीख को डेथ हो जाती है, और पीड़िता की डेड बॉडी को उसके गांव में ला करके और रात को अंतिम संस्कार पुलिस द्वारा कर दिया जाता है। यह कितना सही है? इसका जवाब कौन देगा? क्या किसी की डेड बॉडी अब पुलिस जलाएगी? उसके परिवार में कोई नहीं था? उस माँ का दर्द कौन समझेगा? उस परिवार का दर्द कौन समझेगा? जो माँ कह रही थी कि हम अपनी बेटी की अंतिम विदाई अपने रीति रिवाज के अनुसार करना चाहते हैं, हमारी बेटी अब दोबारा तो आ नहीं सकती, लेकिन हम उसका अंतिम संस्कार तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसकी माँ रोती और बिलखती रही, उसे भी नज़रअंदाज करके उसकी डेड बॉडी को रात के अंधेरे में जला दिया जाता है पुलिस द्वारा। और उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी राम राज्य ला रहे हैं राम राज्य ला रहे हैं। कौन से धर्मशास्त्र राम राज्य में लिखा है कि किसी की डेड बॉडी रात को जला दी जाए, और वो भी उसके परिवार के मर्जी के खिलाफ? क्या उसके परिवार में कोई था नहीं? इसका जवाब कौन देगा? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मीडिया का बहिष्कार। वहाँ पर मीडिया को नहीं जाने दिया जाता है, गांव में बैरिकेटिंग लगा दिया जाता है। राजनेताओं को कोई अगर मिलने परिवार से जाता है तो उसको मिलने नहीं दिया जाता है। क्या सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही थी? क्या वहाँ के डीएम एसपी जो हैं वो अपनी कामयाबी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे? क्या वह लोग जो है दोषियों के साथ खड़े थे? जिस प्रकार डीएम का वीडियो आया था, डीएम ने खुद परिवार को धमकी देते हुए कहा था कि ये मीडिया वाले हैं, ये तो आजकल में चले जाएंगे, अपने बयान वापस ले लीजिए और समझौता कर लीजिए। क्या ये एक डीएम का धर्म होता है? क्या इसलिए डीएम होता है कि पीड़िता के परिवार को धमकाए और कह दे अपने बयान वापस ले लो, कुछ पैसों पे, चंद पैसों पे बिक जाओ। जो परिवार बिका नहीं, हटा नहीं और डिगा नहीं, वो जो है अपने बेटिया के न्याय के लिए लड़ता रहा।
उस बिटिया के लिए जिस बिटिया का अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसके बगैर इजाज़त के रात को डेड बॉडी जला दी गई। इसका जवाब कौन देगा? क्यों पुलिस प्रशासन ने बगैर कोर्ट के फैसले के ही कह दिया कि उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ है? क्या पुलिस अब फैसला सुनाएगी? पुलिस जज हो गई है? इसका जवाब कौन देगा? उसके बाद क्या होता है? राहुल गांधी प्रियंका गांधी मिलने जाते हैं, उनके साथ क्या होता है? उनको जो है धक्का मुक्की होती है, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। उसके बाद संजय सिंह जाते हैं, संजय सिंह के ऊपर स्याही फेंकी जाती है, और स्याही फेंकने वाला बंदा कौन था ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो ये सब कहाँ से आया? और पुलिस वहीं खड़ी थी। पुलिस का काम क्या होता है? उसके बाद चंद्रशेखर रावण मिलने जाते हैं, तो चंद्रशेखर रावण मिलने जाते हैं परिवार से, और वहाँ पर जो है चंद्रशेखर को धमकी दी जाती है कुछ लोगों द्वारा। आपने देखा होगा वीडियो, कहते हैं आपको किसी भरोसा नहीं, आप यहाँ क्यों आए, आपकी हड्डी पसली तोड़ दी जाएंगी। बहुत अच्छे। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था भाई? जब चंद्रशेखर परिवार से मिले तो उन्होंने वाई सिक्योरिटी की मांग करी, तब जाके जो है कुछ दिन बाद उनको सिक्योरिटी मुहैया कराई जाती है। जबकि हमारे देश में एक राजनेता अगर ऐसे ही ट्वीट कर दे कि हमें जो है ख़तरा है, हमारी जान को ख़तरा है, तो उसको वाई सिक्योरिटी तुरंत मिल जाती है। जैसे आपने देखा होगा कंगना रनावत के केस में। तो क्या उस बेटी के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, जो राजनेता, तो क्या वह राजनीति कर रहे हैं? हाँ, राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति करना उनका काम है, वो राजनेता हैं, वो विपक्षी पार्टियां हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। तो आप राजनीति करने क्यों देते हैं? ऐसे मुद्दे होने क्यों देते हैं? उत्तर प्रदेश को पूरा जंगल राज बना के रख दिया योगी जी, तो आप कर क्या रहे हैं? जब कोई राजनेता वहाँ पे जाके बैठ जाता है तब तो परिवार को न्याय मिलता है। चाहे हाथरस हो, चाहे उत्तर प्रदेश का अभी जल्द ही में हुई ये घटना लखीमपुर खीरी की हो, चाहे वो आजमगढ़ की हो, चाहे वो गोरखपुर की हो, हर जगह उत्तर प्रदेश में बाढ़ सी आ गई है। और आप राम राज्य की बात करते हैं। कौन से राम राज्य की बात करते हैं? और हमको तो एक बात अच्छे से समझ में आती, किसी को आए या ना आए, सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हर मुद्दे में हिंदू और मुस्लिम का एंगल ढूंढ लेती है, और उसको मुद्दे को हिंदू और मुस्लिम कर दिया जाता है, बात ख़त्म। हमारे उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा मार्च में जब कोरोना के लिए लॉकडाउन किया गया था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना को हुआ बताया था। उस समय मीडिया वालों ने बहुत ही बखूबी से हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा ढूंढ लिया था, और वो कहाँ था? तबलीगी जमात। तबलीगी जमातियों को हमारे मीडिया ने बम बता दिया था कि ये कोरोना बम है, ये इन्होंने पूरे देश में कोरोना फैला दिया। और पूछा जाता था सवाल मीडिया न्यूज़ चैनलों पर, कहाँ है मौलाना साद? भाई मौलाना साद तो मिल गया होगा, मैं पूछना चाहता हूँ क्या उसको गिरफ्तार कर लिए? उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया था? हाई कोर्ट का फैसला क्या आया था भाई? अब जब लाखों की संख्या में, इस प्रेजेंट टाइम में लाखों की संख्या में कोरोना बढ़ता ही जा रहा है, तो सारे मीडिया चुप क्यों है? गोदी मीडिया चुप क्यों है? बताएगा कोई? मुंह पे ताला लगा लिए हैं। उसके बाद सुशांत सिंह का केस आ गया। अब सुशांत सिंह के केस में चूँकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं थी, इसलिए उसको जो है वहाँ वाले मुद्दे को भी बहुत बखूबी निभाना था, इसलिए गोदी मीडिया ने उस मुद्दे को बहुत बखूबी निभाया और रिया चक्रवर्ती को दोषी करार दे दिया पहले से ही। अब क्या गोदी मीडिया रिया चक्रवर्ती से माफ़ी मांगेगा? या जितनी भी गोदी मीडिया ने इस मुद्दे पर रिया चक्रवर्ती को दोषी बता करके टीआरपी कमाई है, क्या वो टीआरपी हमारे सरकार को वापस देगी, ताकि वो जो है जनता के पैसे हैं और जनता के कार्य में लगाए जाएं? अब तो हद हो गई। मीडिया जो है टीआरपी घोटाले भी करने लगा। मतलब मीडिया ही यहाँ पे स्वतंत्र माना जाता था, लेकिन अब वो भी नहीं रह गया। तो मतलब किसको सुने हम? राजनेताओं को नहीं सुने, मीडिया को ना सुने, तो क्या करें? आम आदमी क्या करे? किस पे भरोसा करे? जब अभी किसान विरोधी बिल आया तो किसी मीडिया ने सरकार से सवाल नहीं पूछा कि ये सही है या गलत है, और ना ही सरकार ने उसकी जो है किसानों से फीडबैक लिया और ऐसे ही लागू कर दिया। संसद सत्र संडे को खोल करके और उसको पारित करा दिया जाता है। विधानसभा और राज्यसभा दोनों से पारित करा दिया जाता है, जबकि राज्यसभा में बहुमत नहीं है। संडे को चर्चा नहीं होती है और उसको क्या है, पास कर दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जो सांसद विरोध कर रहे होते हैं उनको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। और उसके बाद नाटक क्या होता है, चेयरमैन साहब चाय लेके जाते हैं विधायकों सांसदों के लिए जो धरने पे बैठे हुए हैं। क्या चल रहा है इस देश में?
न तो आपसे कानून संभल रहा है और ना ही विकास हो पा रहा है आपसे। और इस भारत में जिन किसानों ने ही जीडीपी को कंट्रोल करके रखा था, भैया माइनस में तुम्हारी जीडीपी चली गई थी, डबल डिजिट बनाने वाले, ट्रिलियन में इकोनॉमी बनाने वाले, माइनस में जब तुम्हारी जीडीपी गई थी तब इन किसानों ने ही थोड़ा सा सहारा दिया था और उनके ऊपर भी आप बिल ला दिए और प्राइवेट लोगों को इसमें खेती में भी इन्वॉल्व कर रहे हो कि बगैर किसान के पूछे। बहुत अच्छे। खैर चलिए वापस चलते हैं हाथरस। और ऐसा क्या है कि हाथरस के केस में जो दंगाई हैं, पुलिस और मीडिया उन दंगाइयों का सपोर्ट कर रही है, नेता भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी के मंत्रियों का, बीजेपी के सांसदों का रोज़ एक ट्वीट आ जाता, बयान आ जाता है कि वो निर्दोष हैं, उनको छोड़ दिया जाए, मानसिक प्रताड़ना की जा रही उनके साथ, वह निर्दोष हैं। भाई आप कौन होते हैं? आप जज हैं? जब वह निर्दोष साबित होंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। पहली बार हमने ऐसा केस देखा जहां पर प्रशासन तथा नेता बलात्कारियों का सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? शायद वो ठाकुर हैं इसलिए, और दलित परिवार के लड़की के साथ गलत कार्य हुआ है। तो क्या जाति देकर आप न्याय दोगे? वोट लेने के टाइम पर आप हिंदू बना देते हो सबको और न्याय देने के टाइम पर जातिवाद बना देते हो। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे भारत में। और भैया 3 तारीख को तो हद हो गई, एक वेबसाइट बनाई जाती है दंगाइयों के लिए और उसमें बाकायदा बताया जाता है कि दंगा कैसे करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सी टोपी लगानी है, किस कलर के कपड़े पहनने हैं और दंगा कैसे करना है। और तो और उसमें यह भी बताया जाता है कि न्यूयॉर्क पुलिस से कैसे बचें। दरअसल यह वेबसाइट पे जो मैटर डाला गया था वो न्यूयॉर्क की एक वेबसाइट से कॉपी करके डाला गया था। अरे बेवकूफ़ों, मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए कॉपी पेस्ट तो समझ में आता है, न्यूयॉर्क की जगह यूपी पुलिस तो लिख लेते, वो भी आप भूल गए। और भूल तो जाओगे ही, चूँकि हमें पता है कितना इंग्लिश आती है तुमको। और उस वेबसाइट पर अभी उत्तर प्रदेश का कोई भी बयान नहीं आया है। तो क्या उस बिटिया को न्याय मिलेगा जिस बिटिया के साथ गलत कार्य हुआ और उसकी डेथ हो गई और रात को ही परिवार के मर्जी के बगैर अंतिम संस्कार कर दिया गया? उस बिटिया को न्याय मिलेगा? क्या आरोपी ऊंचे जाति के हैं इसलिए उनको बचाया जा रहा है? उनका सोचना तो यही होगा, चूँकि हम ऊंचे जाति के हैं और हमारी सरकार है, इस समय हमें साथ नहीं मिलेगा तो किसका साथ मिलेगा? चूँकि वो लोग कहते हैं कि जब अखिलेश जी की सरकार आती है या बीएसपी की सरकार आती है तो उनके कास्ट के लोग मुख्यमंत्री समझने लगते हैं अपने आप को। तो ये देखना होगा क्या मुख्यमंत्री या बीजेपी सरकार जाति देखकर न्याय देती है? इतने दिनों तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जिस बिटिया के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ उस बिटिया के परिवार को ही अब कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा और कुछ पुलिस लोगों को सस्पेंड कर देने से ही मैटर सुलझ जाएगा। उस डीएम का क्या होगा? एसपी का क्या होगा? आईजी डीआईजी का क्या होगा? जिन डीएम ने खुद ही परिवार को जो है धमकी दी थी जा करके। डीएम इसलिए होते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए हैं डीएम या धमकी देने के लिए हैं हमें डीएम? ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इतने दिन हो गया, एक एसआईटी बना के आप जांच करवा लो, हो गया सारा मैटर। क्या सीबीआई जांच करेगी जबकि आदेश आ चुके हैं? सीबीआई क्यों नहीं जांच कर रही है? सीबीआई की जांच के आदेश आ जाने के बावजूद भी एसआईटी क्यों जांच कर रही थी? सबूतों को मिटाने के लिए क्या जांच कर रही थी एसआईटी? या फिर अभी तक सीबीआई क्यों नहीं जांच करने पहुंची? ये सारे अनसुलझे सवाल हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।